नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। कंटेनमेंट जोन से बाहर और गतिविधियां शुरू करने के लिए नए दिशा निर्देश आज से लागू। राज्यों को स्कूल और कॉलेज खोलने की छूट। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स 15 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी। 71 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कृषि कानून किसानों के जीवन में सुधार लाने में मददगार। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध। वैश्विक मंच पर भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी करने पर भारत ने पाकिस्तान को फटकार लगाई। कहा, इससे पाकिस्तान का मानवाधिकार रिकॉर्ड नहीं सुधर सकता। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 83.53% हुई। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अबुधाबी में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अतैर सईद। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के सिलसिले में बुलेटिन की शुरुआत हमारी विशेष श्रृंखला बापू की बात से। आज हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार पर गांधी जी के उस कथन के बारे में जिसमें उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार देश को आगे बढ़ने से रोकता है। और मैं तो ये चाहूंगा कि जितना हमारा महकमा है और उसमें बड़े या छोटे अमला लोग रहे हैं वो सब इसी तरह से काम करें कि लोगों का जो पैसा है उसकी हिफाजत करें, रिश्वतखोरी छोड़ दें और सच्ची तरह से काम करें। कंटेनमेंट जोन से बाहर और अधिक गतिविधियां शुरू करने के लिए नए दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा निर्देश के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्रों में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन कड़ाई से लागू रहेगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं कि आज से कंटेनमेंट जोन से बाहर किसी भी क्षेत्र में केंद्र से परामर्श के बगैर लॉकडाउन लागू न किया जाए। राज्य के भीतर और विभिन्न राज्यों के बीच सामान और लोगों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन से बाहर सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 15 अक्टूबर से 50% सीट क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति 15 अक्टूबर से दी गई है। मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को भी खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एसओपी जारी करेगा। वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले क्षेत्रों में किसी भी सामाजिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक या राजनीतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए इस महीने की 15 तारीख से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को यह छूट दी गई है कि वे 100 से ज्यादा व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दे सकते हैं। स्कूल और कॉलेजों को 15 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े सभी कॉलेजों में ऑनलाइन कक्षाएं आज से शुरू कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल और कॉलेजों में ऑफलाइन कक्षाओं की संभावना बढ़ गई है। उच्च शिक्षा विभाग की इस मुहिम से प्रदेश के करीब 7 लाख छात्रों को जोड़ा जा रहा है। ऑनलाइन कक्षाओं की निगरानी के लिए 7 वरिष्ठ अधिकारियों को कमान सौंपी गई है। वहीं ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की रैंडम चेकिंग भी की जाएगी। प्राचार्यों को भी अक्टूबर माह में हर विषय की एक यूनिट का पाठ्यक्रम पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं संबंधित विषय के शिक्षक को नियमित छात्रों के मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराना होंगे ताकि वह ग्रुप बनाकर उनकी समस्याओं का ऑनलाइन समाधान कर सके। खास बात यह है कि कोरोना संक्रमण के कारण जो प्रोफेसर कॉलेज आ रहे हैं वे कॉलेज से और जो प्रोफेसर घर पर है वे अपने घर से ही संबंधित विषयों की कक्षाएं लेंगे। सभी कक्षाओं के ऑनलाइन लिंक प्राचार्य के पास भी रहेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने भारत से संचालित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक यात्री उड़ानों पर लगे प्रतिबंध 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिए हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक उड़ान और सरकार द्वारा मंजूर की गई यात्री उड़ानें जारी रहेंगी। डीजीसीए ने कहा है कि मामले के आधार पर चयनित मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि सरकार की विशेष अनुमति को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को मौजूदा नियमों के तहत मंजूरी नहीं दी गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मध्य रेलवे मुंबई में 1 अक्टूबर से 8 और लोकल रेलगाड़ियां चलाएगा। इन 8 लोकल रेलगाड़ियों में से 2 महिलाओं के लिए होंगी।
रेल मंत्री ने बताया कि इस कदम से सुरक्षित दूरी अपनाने में मदद मिलेगी और यात्रियों को सुविधा होगी। मध्य रेलवे फिलहाल रोजाना 423 रेलगाड़ियां चला रहा है। 8 और नई रेलगाड़ियां चलने से इनकी संख्या 431 हो जाएगी। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 83.53% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 85,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या 52,73,000 से अधिक हो गई है। लगातार स्वस्थ होने की बढ़ रही दर से कोविड रोगियों की संख्या में कमी आई है। 86,821 नए मरीजों के साथ देश में संक्रमित मामलों की संख्या 63 लाख से अधिक हो गई है। वर्तमान में 9,40,000 लोगों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा की गई रणनीति टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। इस समय मृत्यु दर 1.56% है, जो विश्व में सबसे कम में से एक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,197 लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 98,678 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों से 5 गुना अधिक जांच की जा रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 14,23,000 से अधिक जांच की गई। अब तक 7,56,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। महाराष्ट्र में नागपुर नगर निगम ने कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए शहर में कोविड जांच के सचल जांच केंद्र की शुरुआत की है। इसमें नगर निगम की 12 बसों को स्वैब कलेक्शन सेंटर के रूप में परिवर्तित किया गया है, जहां डॉक्टर, नर्सों और सफाई कर्मियों को तैनात किया गया है। ये सचल केंद्र शहर के प्रत्येक जोन में जांच के लिए जाएंगे। इन बसों को नगर निगम के महापौर संदीप जोशी और आयुक्त बी राधाकृष्णन ने कल रवाना किया। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए माई फैमिली माई रिस्पांसिबिलिटी अभियान के अंतर्गत नागपुर में स्वास्थ्य का सर्वेक्षण जारी है और कोविड सचल जांच केंद्र रोगियों की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नगर निगम पहले ही आरटी-पीसीआर और एंटीजन टेस्टिंग सुविधा बढ़ाई है। नागपुर जिले में 78,000 से अधिक कोविड मामलों की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश 1 करोड़ से अधिक कोविड-19 की जांच करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है और कहा है कि सरकार पिछले 45 दिनों से प्रतिदिन 1.5 लाख लोगों की जांच कर रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कल तक प्रदेश में किए गए कोविड परीक्षणों की संख्या 1,98,896 थी। इसमें से लगभग 42% टेस्ट आरटी-पीसीआर पद्धति से किए गए हैं। देश भर में किए गए परीक्षणों में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत लगभग 13% से अधिक है। प्रदेश में पिछले 1 महीने से अधिक वक्त से हर दिन 1.5 लाख के करीब कोविड परीक्षण किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के सचिव आलोक कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने ये उपलब्धि पॉजिटिविटी रेट को 4% के करीब रखते हुए हासिल की है। प्रदेश में नए कोविड मामलों और कोरोना वायरस से होने वाली मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। पिछले 10 दिनों में प्रदेश में सक्रिय कोविड मामलों की संख्या लगभग 25% कम हो गई है। मरीजों के ठीक होने की दर भी बढ़कर 85.50% हो गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 2,214 नए मामले सामने आने से कुल संक्रमित लोगों की संख्या 93,600 हो गई है। राज्य में कल 54,000 नमूनों की जांच की गई और 2,474 मरीज ठीक हुए। इसके साथ ही ठीक होने वालों की दर भी बढ़कर 84.4% हो गई है। राज्य में अब तक 1,63,407 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में 8 मरीजों की मौत होने के साथ ही अब तक इस संक्रमण से कुल 1,135 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में हैदराबाद में कोविड संक्रमण के 305, रंगारेड्डी, मेडचल, मल्काजगिरी, नलगोंडा और करीमनगर जिलों में 100 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान वारंगल, अर्बन, सिद्दीपेट और संगारेड्डी जिलों में भी काफी संख्या में संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं। सरकार ने आकलन वर्ष 2019-2020 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। 31 मार्च 2019 को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि इससे पहले बढ़ाकर 30 सितंबर की गई थी। आयकर विभाग ने कहा है कि कोविड महामारी स्थिति के कारण करदाताओं के समक्ष कठिनाइयों को देखते हुए ये फैसला किया गया है।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। सर गंगाराम अस्पताल के गठिया रोग विभाग के लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-115767 और 011-2331-4444। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। All India Radio presents Northeast Diary, glimpses of the news of the week from the northeastern states. All about the region, a gateway to Southeast Asia, the developments and the destinations to look forward to. News from the art, cultural and entertainment world of the northeastern states of India. All this and more. Every Thursday, 5:30 to 6 p.m. in the evening on 100.1 All India Radio FM News Channel. ये आकाशवाणी है। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण के लिए मतदान 28 अक्टूबर को राज्य के 16 जिलों की 71 सीटों पर होगा। इस चरण में नामांकन भरने की अंतिम तिथि इस महीने की 8 तारीख है और नामांकन पत्रों की जांच 9 अक्टूबर को होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 12 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में चुनाव आयोग का दल आज बोधगया में 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक कर रहा है। इस बैठक में 12 जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य के मुख्य सचिव, प्रधान प्रेस सचिव और पुलिस महानिदेशक से पटना में बैठक करेंगे। चुनाव आयोग के पूर्ण दल ने बुधवार को राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। 26 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव कर्मियों, सुरक्षा बलों और मतदाताओं की सुरक्षा को लेकर कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने को कहा। आयोग के दल ने राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ बैठक में कोरोना और भीड़ प्रबंधन को लेकर कई सुझाव भी प्राप्त किए। वहीं प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों को काले धन के दुरुपयोग, शराब और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए चौकसी बढ़ाने को कहा गया। साथ ही आयोग ने वाहनों और जांच चौकियों पर कड़ाई से जांच करने के निर्देश दिए। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। खेल और युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हाल ही में संसद द्वारा पारित कृषि विधेयक किसानों के जीवन में सुधार लाने में सहायक होंगे। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में आज पत्रकारों से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि इन कृषि विधेयकों से किसान अपनी उपज को देश में कहीं भी बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में आपूर्ति और भुगतान व्यवस्था को आसान बनाया जा सकेगा। अभी फ्रीडम जो मिला है, कोई भी ट्रेडर के साथ, कोई भी कंपनी के साथ, किसी भी इंडिविजुअल के साथ आप डायरेक्ट एग्रीमेंट कर सकते हैं। 2-3 दिन के अंदर में आपको पेमेंट करना ही करना है, ये एक्ट में प्रावधान रखा गया है। और इसमें जैसे कि बोमदिला से आलू लगाने वाला ईटानगर में सेल कर सकता है, पासीघाट में चावल लगाने वाला कुरुंकुमे में चावल बेच सकता है। तो इसमें टोटल इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये आप जब देखेंगे इतना बड़ा प्रावधान आपके सामने में रखा है कि फार्मर्स के लिए तो बहुत ही फायदा है। श्री रिजिजू ने कोरोना से लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सही समय पर सही कदम उठाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में शिक्षा सुधारों में भागीदारी के लिए लोगों से मेरी शिक्षा मेरा भारत माई नेप प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने आज एक ट्वीट में कहा कि ये प्रतियोगिता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की खास बातों के बारे में जानने का एक रोचक तरीका है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की योजना विभिन्न हितधारकों से विचार विमर्श कर तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसे नीति में निर्धारित समय सीमा के अनुरूप लागू किया जाएगा। ट्विटर पर विद्यार्थियों के सवालों के जवाब देते हुए श्री निशंक ने कहा कि बहुविषयक और समग्र शिक्षा को चरणबद्ध रूप से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में बच्चों के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और ऑनलाइन शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया है। श्री निशंक ने यह भी कहा कि भविष्य में स्वयं प्रभा और दीक्षा जैसे ऑनलाइन पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। कंटेनमेंट जोन से बाहर और गतिविधियां शुरू करने के लिए नए दिशा निर्देश आज से लागू। राज्यों को स्कूल और कॉलेज खोलने की छूट। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स 15 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी। 71 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कृषि कानून किसानों के जीवन में सुधार लाने में मददगार। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध। वैश्विक मंच पर भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी करने पर भारत ने पाकिस्तान को फटकार लगाई। कहा, इससे पाकिस्तान का मानवाधिकार रिकॉर्ड नहीं सुधर सकता। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 83.53% हुई। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अबू धाबी में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे। 9.02 किलोमीटर लंबी यह रोहतांग सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ेगी। इस सुरंग के चालू होने से इनके बीच पूरे वर्ष संपर्क बना रहेगा। इससे पहले भारी हिमपात के कारण हर वर्ष 6 महीने लेह और मनाली के बीच संपर्क टूट जाता था। सुरंग बनने से इन दोनों क्षेत्रों के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा समय में लगभग 4 से 5 घंटे की कमी आएगी। ये सुरंग अति आधुनिक तकनीकों से बनाई गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना के दौरान दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायता करने वालों के लिए नए नियम प्रकाशित किए हैं। इनमें ऐसे नेक लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। इन नियमों के तहत इन नेक व्यक्तियों के साथ सम्मानजनक तरीके से व्यवहार किया जाएगा और धर्म, राष्ट्रीयता, जाति या महिला तथा पुरुष के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति इन्हें अपना नाम, पहचान, पता और अन्य कोई व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए विवश नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में एक फर्जी प्रपत्र का प्रचार किया जा रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि बेटियों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीट कर बताया है कि इस प्रकार के किसी प्रपत्र का प्रचार अवैध है और इस योजना के तहत किसी प्रकार की कोई नकद सहायता नहीं दी जा रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर भारत के खिलाफ गलत बयानी करने पर फटकार लगाई है। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने कल पाकिस्तान द्वारा दिए गए बयान का जवाब दिया। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र स्थायी मिशन में भारत के प्रथम सचिव पवन बाधे ने कहा कि भारत के खिलाफ अपमानजनक और अस्वीकार्य भाषा का सहारा लेना पाकिस्तान के संदिग्ध मानवाधिकार रिकॉर्ड को सुधार नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ कोई भी मनगढ़ंत शब्द इस तथ्य को बदलने वाला नहीं है कि पाकिस्तान और उसके नियंत्रण वाले क्षेत्रों में पत्रकार, मानवाधिकार रक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक तथा जातीय अल्पसंख्यक बेमौत मारे जाते हैं। मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में पाकिस्तान के ऐतिहासिक खराब रिकॉर्ड पर कटाक्ष करते हुए भारत ने कहा कि जब दुनिया आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान अब भी आधुनिक कानूनों, लोकतंत्र और मानव अधिकारों के वास्तविक अर्थ को समझने में नाकाम है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और म्यांमार के स्थायी सचिव सू हन ने आज भारत म्यांमार विदेश कार्यालय विचार विमर्श में विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी को तरजीह देने वाली और एक्ट ईस्ट नीतियों का अहम हिस्सा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर बुजुर्गों के स्वस्थ जीवन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। हर साल 1 अक्टूबर को वृद्धावस्था के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत सरकारें, नागरिक समाज, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, पेशेवर और निजी क्षेत्र एक साथ मिलकर वृद्धजनों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030 तक 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर भूमि का वनीकरण करना है। उन्होंने कहा कि ये लक्ष्य हमारी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत की संस्कृति न केवल प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण की है, बल्कि प्रकृति के साथ समरसता से जीने की भी है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के कारण ये तथ्य उभर कर आया है कि प्राकृतिक संसाधनों का अनियमित दोहन और उपभोग से इस व्यवस्था को नुकसान पहुंचा है, जो मानव जीवन को बल देती है। तीसरे राष्ट्रीय पोषण माह का समापन समारोह कल वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। इस साल पोषण माह 7 से 30 सितंबर तक मनाया गया। इस दौरान कुपोषण से बुरी तरह प्रभावित बच्चों की पहचान और उनका उपचार तथा पोषक पौधे लगाने जैसी गतिविधियां आयोजित की गईं। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री देबाश्री चौधरी ने इस अवसर पर आयोजित वेबिनार में पोषण माह मनाए जाने की सराहना की। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि 400 किलोमीटर दूर तक मारक क्षमता वाली सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण भारत की रक्षा और सुरक्षा प्रौद्योगिकी की दिशा में एक और बड़ा कदम है। उन्होंने इस असाधारण उपलब्धि के लिए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी। आईपीएल में अबुधाबी में आज किंग्स 11 पंजाब का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। सीजन 13 के 12वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात राजस्थान रॉयल्स को 37 रन से हरा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाए, जिसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स 9 विकेट पर 137 रन ही बना सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आज उनके जन्मदिवस पर बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि नीतिगत मामलों पर श्री कोविंद की गहरी समझबूझ देश के लिए महान उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि श्री कोविंद का असहाय और निरुपाय लोगों के प्रति अत्यधिक करुणा का भाव रहता है। श्री शाह ने कहा कि गरीबों और वंचित लोगों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए श्री कोविंद का समर्पण सबको प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि श्री कोविंद की बुद्धिमत्ता और कार्यकुशलता ने देश को नई ताकत दी है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि श्री कोविंद के शालीन व्यवहार ने राष्ट्रपति पद की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। उन्होंने श्री कोविंद को पुष्पगुच्छ के साथ भेजे संदेश में उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है और कहा है कि वे लंबे समय तक देश और लोगों की सेवा करते रहें। असम में सब इंस्पेक्टर परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले के एक प्रमुख संदिग्ध भारतीय जनता पार्टी नेता दीबान डेका को कल रात बारपेटा जिले में गिरफ्तार कर लिया गया। डेका सब इंस्पेक्टर नियुक्तियों के लिए हाल में हुई लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद से लापता था। डेका और सेवानिवृत्त पूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक पीके दत्ता इस मामले में संदिग्ध आरोपी हैं। पुलिस ने दत्ता के कई होटलों पर छापे मारे हैं। इस सिलसिले में सीआईडी और राज्य पुलिस की अपराध शाखा ने अब तक 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद लिखित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। छत्तीसगढ़ में मरवाही विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव 3 नवंबर को होगा। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित ये सीट राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के निधन के बाद खाली हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्य चुनाव अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा कि उपचुनाव की प्रक्रिया में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं के लिए बुखार की जांच की सुविधा के अलावा साबुन, पानी और सैनिटाइजर उपलब्ध होंगे।
तेज बुखार होने की स्थिति में मतदाता को मतदान समाप्त होने से 1 घंटा पहले वोट डालने की अनुमति दी जाएगी। मतदाताओं को सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने को कहा गया है, जिसके लिए मतदान केंद्रों पर सभी जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेतों के बीच आज बंबई शेयर बाजार के सेंसेक्स में 450 से अधिक अंक की वृद्धि हुई। अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 38,644 पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11,402 पर था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 0.02% की गिरावट के साथ $42.29 प्रति बैरल रही। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिन में तेज हवाएं चल रही हैं। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा होने की संभावना है। तापमान 25 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होगी या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की आशा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आसमान साफ रहने की संभावना है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम को हल्के बादल छा सकते हैं। लद्दाख में भी आसमान साफ रहने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में धूल भरी आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। तापमान 9 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। मुजफ्फराबाद में भी आमतौर में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। समाचार कक्ष से लवलीन निगम। पुणे स्थित राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्रीय ब्यूरो के सहयोग से गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से वेबिनार श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि यह वेबिनार 48 दिन तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा। इसे फेसबुक पर facebook.com/Ponenin पर देखा जा सकता है। वेबिनार का विषय है महात्मा गांधी द हीलर। वेबिनार का उद्देश्य 21वीं सदी में स्वास्थ्य तथा पोषण पर महात्मा गांधी के विचारों को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना है। श्रृंखला का समापन 18 नवंबर को होगा। त्रिची में भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर अंतर व्यक्तिगत सह ऑडियो 5 दिवसीय अभियान कल समाप्त हो जाएगा। त्रिची शहर और उसके उपनगरीय क्षेत्रों में ऑटो रिक्शा का उपयोग किया गया। प्रचार पैनलों में सुरक्षित दूरी, हाथ की स्वच्छता और भीड़ से बचने के बारे में बताया गया है। कोविड-19 से बचाव के लिए लघु गोष्ठियां आयोजित की गईं और पर्चे बांटे गए। ये अभियान केंद्र सरकार के महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के साथ साथ कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए गए अभियान का हिस्सा है। चलते चलते बापू का पसंदीदा भजन, जिसे गाया है ऑस्ट्रेलिया के कलाकारों ने। वैष्णव जान तो कहने का ये जे फिर पराए जाने रे, और तुझके उपकार करे तो ये मन अभिमान मेरे। वैष्णव जान तो कहने का ये जे फिर पराए जाने रे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कंटेनमेंट जोन से बाहर और गतिविधियां शुरू करने के लिए नए दिशा निर्देश आज से लागू। राज्यों को स्कूल और कॉलेज खोलने की छूट। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स 15 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी। 71 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कृषि कानून किसानों के जीवन में सुधार लाने में मददगार। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध।
वैश्विक मंच पर भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी करने पर भारत ने पाकिस्तान को फटकार लगाई, कहा इससे पाकिस्तान का मानवाधिकार रिकॉर्ड नहीं सुधर सकता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।